नमस्कार। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि ये उन युवाओं के लिए डिजाइंड एक स्पेशल प्रोग्राम है और शायद फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो बेशक ये बात मैं कह सकता हूं कि ये अपनी तरह का टेलीविजन पर पहला प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश ये है कि वो युवा जो अपना पूरा श्रम, अपनी पूरी ताकत स्टडी के लिए लगाते हैं कि वो अखिल भारतीय सेवा, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो अखिल भारतीय स्तर की, या फिर वो राज्य की प्रशासनिक और पुलिस सेवा हो, उसमें वो जाकर अपना इकबाल बुलंद करें। लेकिन सिर्फ सोचने से ये संभव नहीं है और यही वजह है कि हमने पूरी इंटेंसिटी से ये तय किया कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आएं, ऐसे विशेषज्ञों को लेकर आएं जो आपको ये बताएं कि आपकी तैयारी की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ हैं लक्ष्मी शरण मिश्र जी, जो न सिर्फ एक बहुत अच्छे कोच हैं, चाहे आप अखिल भारतीय सेवा या राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरह की ऐसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी में डटे हों जहां आपको लगता है कि सफलता बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी इन परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं। लेकिन उसके मंत्र क्या हैं? तो मिश्र जी की अगर मैं बात करूं तो वो न सिर्फ कोच हैं बल्कि लंबे समय से युवाओं के पथ प्रदर्शक हैं, एक कोच की भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका एक बार फिर। नमस्ते सर, आज जैसा आपके और हमारे बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं कि किताबों के ढेर हैं और सजी हुई किताबें मुझे तो बहुत आकर्षित करती हैं, आपको भी बेहिचक करती हैं, क्योंकि लाइब्रेरी से आपका बहुत पुराना जुड़ाव, रुझान पढ़ने के लिए भी और उनके मेंटेनेंस के लिए भी रहा है जी। मुझे ये समझाइए कि पुस्तकों का चयन और बेहतरीन पुस्तकों का चयन, इसमें बहुत कंफ्यूजन कई बार विद्यार्थी, हमने एक बार पहले भी इस पर बात की है। बिल्कुल जी। लेकिन आप किताबें चुने, उसका पैमाना आप क्या बनाएं? कई बार आप सुन के बना लेते हैं कि फला आईएएस ने कहा था एक कार्यक्रम में, जैसे हमारा एक कार्यक्रम है अफसरनामा, उन्होंने कहा कि साहब ये किताब आप देख लेना। अब उस किताब को आपने ले तो लिया, लेकिन वो किताब आपके लिए सिर्फ शोभा की वस्तु इसलिए बन गई कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो किताबें चुनते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? किताबें सर, मैं कहूँगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली नहीं होते कि हमें हर विषय, हर एक छोटे छोटे टॉपिक पर ऐसे टीचर मिल पाएँ जो उस विषय के पूरे जानकार हैं और जिनके पढ़ाने की शैली हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छी किताबों को चुनें। ये किताबें असल में हमारी वो शिक्षक हैं जो जनरली हमें क्लासरूम में शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। किताबें दो तीन तरह की होती हैं सर। पहले आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी किताबें जो कॉलेज में रिकमेंडेड बुक्स हुआ करती थी, रेफरेंस बुक हुआ करती थी। जब हमारे यहाँ बच्चे शॉर्टकट पे नहीं जाया करते थे, 20 क्वेश्चन से दूसरी चीज़ों में नहीं जाते थे जी, साल भर एक विषय पढ़ते थे। इस कारण से वो उस विषय के बड़े, अगर इतिहास की किताब है तो बड़े इतिहासकार ने किताब में जो पूरे विषय को लिखा है उस किताब को पढ़ते थे। तो रेफरेंस बुक्स जो होती हैं वो असल में यूपीएससी की सबसे अच्छी किताबें होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने लिखा है, ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसे 25-30 साल का उस विषय का बहुत गहन अध्ययन है। उस व्यक्ति ने लिखा है जो स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझता है, जो ये जानता है कि कहाँ आप अटकेंगे तो क्या एग्जाम्पल दे देना ठीक होगा। एक लय में होती हैं वो किताबें, उनमें एक आत्मा होती है। तो जो एकेडमिक नेचर की बुक होती हैं, जो जनरली कॉलेज में पढ़ाई जाती थी पहले, अच्छे विश्वविद्यालयों में अभी भी बच्चे पढ़ते हैं, वही किताबें आपके दिमाग में विषय को बहुत व्यवस्थित कर पाती हैं। किताबों का पर्पस, हमें लगता है कि हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं कहता हूँ नई इन्फॉर्मेशन के लिए तो इंटरनेट बहुत है। आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल करिए, आपको हर चीज़ पर बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किताबें नई इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, किताबें चीज़ों को कंप्लीटली समझने के लिए है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए किताबें होती हैं। तो कंप्लीटनेस के लिए और समझने के लिए तो ऐसी किताबें होनी चाहिए जो एक लय में लिखी गई हो, जिनमें एक आत्मा हो, जिनका कंटेंट पहली लाइन दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन तीसरी लाइन से जुड़ी हुई हो, जिसका पहला चैप्टर और आखिरी चैप्टर एक ही लय में लिखे गए हो, एक ही आत्मा के साथ लिखे गए हो। और ये तभी संभव है, दो चीज़ें, जब वो किसी अच्छे एक्सपर्ट ने लिखी हो, ऐसे व्यक्ति जो एकेडमिक लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहे हों, और ये किताबें एकेडमिक बुक्स होती हैं। तो यूपीएससी में सबसे अच्छी किताबें होती हैं कि हम कॉलेज की एकेडमिक्स बुक्स पढ़ें जी, 20 क्वेश्चंस ना पढ़ें, दूसरी चीजें ना पढ़ें। आजकल किताबों के विकल्प के तौर पे आपका असर होगा। कुछ समय पहले मैं एक सिलेक्टेड बैच की ट्रेनिंग लेने गया था और मैं हिस्ट्री पढ़ाने गया, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने हिस्ट्री की कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आप सरप्राइज करेंगे,
सेलेक्टेड ऑल इंडिया सर्विसेज के लगभग 90 बच्चे थे, उन्होंने हिस्ट्री की कोई किताब नहीं पढ़ी, वो कोचिंग के नोट्स पढ़ करके आ रहे हैं, वो वेबसाइट पढ़ करके आ रहे हैं। इस कारण से रटा हुआ उन्हें सब है, लेकिन अगर मैं समझने के मुद्दे पर कोई बात करूं तो उन्हें नहीं समझ में आती है। तो स्तरीय एकेडमिक बुक्स ही यूपीएससी की सबसे अच्छी किताबें होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय पिछले 10-15 साल से बहुत सारी प्रिपरेटरी बुक ने कब्जा कर रखा है बच्चों के दिमाग पर, बुक स्टोर्स पर, लाइब्रेरीज पर। ये जो प्रिपरेटरी बुक्स होती हैं, ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं जो आप इधर उधर के विषय और किताबें पढ़ करके जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से नोट्स बनाते थे, वो नोट्स अब कोई और बना के आपको दे रहा है। तो जो पढ़ने से आपकी समझ डेवलप हो रही थी, जो आपका विषय से जुड़ाव हो रहा था, वो खत्म हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। ये जो प्रिपरेटरी किताबें हैं, ये घातक हैं। ये विषय और आपके बीच एक बाधा, एक खाई पैदा कर रही हैं। और इसलिए जो प्रिपरेटरी बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आता, उन्हें फैक्ट मिल जाते हैं, उन्हें सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। तो मैं 2 चीजें कहूंगा, किताबें वो पढ़नी चाहिए, हर विषय की एक किताब पढ़िए, उसे ही 20 बार पढ़िए, आपको 20 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हर विषय की एक किताब, सिविल सर्विसेज के किसी एग्जाम में 5-6 से ज्यादा विषय नहीं होते हैं, तो आपको कुल में 5-6 किताबें पढ़नी है। परिस्तरीय एकेडमिक बुक पढ़िए, प्रिपरेटरी बुक मत पढ़िए। और वो किताब वो होनी चाहिए जिसे किसी बड़े विद्वान ने लिखा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो उसी मीडियम वाली किताब पढ़िए जिस मीडियम में वो ओरिजिनली लिखी गई हो। अनुवादित किताब की आत्मा को खत्म कर देती है, मुश्किल पैदा करेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र ये है कि आप वो जो सिर्फ स्पेशली डिजाइंड बुक्स हैं, वो आपकी तैयारी, भले ही आपको एक ऐसी तैयारी कराने का भरोसा दें कि आपको लगता है कि आप डिफोकस नहीं हुए, लेकिन जो किताबें हैं उस विषय से जुड़ी हुई, वो डिफोकस नहीं करती हैं आपको, बल्कि वो एक वास्ट नॉलेज आपको देती हैं, विस्तृत ज्ञान में आप गोते लगाते हैं उसके सागर में। और इसका फायदा इस रूप में होता है, जैसे अफसरनामा में हमने एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे सबसे बड़ा लाभ अखिल भारतीय सेवा में जाने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, ये हुआ कि हिस्ट्री से मुझे मोहब्बत हो गई और हिस्ट्री में खूब पढ़ने लगा और मैं लिखने लगा हिस्ट्री की वजह से, तो मैं एक राइटर भी हो गया। तो जो बात मिश्र जी कह रहे हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सर, इसमें ये भी हमने देखा कि ये जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं अखिल भारतीय सेवा की, ये बुक्स का चयन करते समय करंट अफेयर्स की किताबें या करंट अफेयर्स पर केंद्रित भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन संबंधों पर जो डिप्लोमेट्स के जरिए लिखी गई किताबें हैं जी, उधर तक उनका अप्रोच उतना नहीं होता जी। और आमतौर पर मैंने जो महसूस किया है सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करके, उनका कहना है कि आपने भी ये कहा था कि राइटिंग स्किल में जो एक मौलिकता झलकती है वो बहुत मैटर करती है। तो क्या इन विद्यार्थियों को जो कोशिश कर रहे हैं अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा के लिए, उन्हें आत्मकथात्मक और इस तरह की करंट अफेयर्स बेस्ड किताबों पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिए, उनका कैटलॉग और उनको पढ़ने वाले लोगों के संपर्क में होना चाहिए? देखिए सर, मैं कहूं कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन तब होता है जब आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। और आज के समय में इतना रेडीमेड नोट्स मेकिंग हो रहा है कि अगर भारत अमेरिका संबंध की बात हुई और अभी हमें पता चला कि रिसेंटली कोई I2U2 बना है, तो हम उसे इंटरनेट पे ढूंढ लेंगे। कोई घर पे बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल से 12वीं पास है, वो इंटरनेट से निकाल के उसका नोट्स बना देता है, किसी कोचिंग के प्रोसेस रूम में हम उसको रट लेते हैं। हमको लगता है कि यही I2U2 है, पर I2U2 बनाने के पीछे हमारे विदेश सचिव या हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का क्या विचार था, कितने समय से वो उसे फॉलोअप कर रहे थे, यही 4 देश उन्होंने क्यों लिए, ये चीजें समझने के लिए तो हमें जयशंकर साहब को समझना पड़ेगा। और जयशंकर साहब ने अपनी इन एक्सपीरियंसेस को जिस किताब में लिखा होगा, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आप उस माइंडसेट को समझ जाएंगे जिस माइंडसेट से ये चीजें बनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर्स उन लोगों के नजरिए से देखो जो लोग इसको बना रहे हैं। मतलब अगर आप किसी पॉलिसी को पढ़ रहे हैं तो आप उस मिनिस्टर या उस ब्यूरोक्रेट के नजरिए से इसको देखो, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो। आप पॉलिसी को पहले ही डिकोड कर लोगे कि इस पॉलिसी में ये पॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात कही आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, और सिविल सर्विसेज में अगर आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर उसके पीछे का लॉजिक आपको पता नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं लिख पाएंगे। एक आपको लॉजिक पता चलता है क्योंकि आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड मिल रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर, सबसे अपडेटेड चीजें आज भी हमारी इन कमेंट्रीज में ही हैं। ये कमेंट्रीज मतलब जो लगातार किताबें पब्लिश हो रही हैं। जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जैसा क्रिकेट में कहा जाता है कि सबसे अच्छा बैट्समैन वो है जो बॉलर के दिमाग को पढ़ लेता है, और सबसे अच्छा बॉलर वो है जो बैट्समैन के दिमाग को पढ़ लेता है कि अब ये 2 कदम आगे आके गेंद को सीधे मिड ऑन की तरफ हिट करना चाहेंगे।
और सबसे अच्छा बैट्समैन वो होता है जो समझ लेता है कि ये यॉर्कर मारने की कोशिश करेगा, तो मैं इसको किस तरह से हैंडल करूं। तो इसी तरह अगर आप पॉलिसी मेकर्स के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये सलाहियत और ये एबिलिटी आपके पास होगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और हम आगे चलें सर इसमें, तो जैसा हमने पिछली बार भी आपसे बात करके समझा था कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, आप उनसे श्रेष्ठ हों, और श्रेष्ठ होने के लिए जो जज्बा है वो आपके भीतर है कि नहीं, ये बहुत सारे लोग लैक करते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरे दिमाग में कोई चिंता है तो वो मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट होगी जी, और वो ये बताएगी कि मैं तमाम कोशिश कर रहा हूँ एंकर होते हुए सामान्य दिखने की, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अटका है, या खिन्न हूँ, या कहीं भटक रहा हूँ। आप जिन बच्चों से बात करते हैं वो आते हैं जब आपके पास, तो क्या ये भी एक प्रक्रिया इसमें होनी ही चाहिए कि आप सारी चीजें दिमाग से निकाल कर आए, वहां तनाव, चिंता, सफलता, असफलता, और आप अपने को बिल्कुल एक कठोर परिश्रम के लिए तैयार, जैसा कभी गुरुकुल में हम सुनते थे कि एक प्लेन माइंड से आइए आप अपने टीचर के पास और अपने को डिवोट कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए उसे। देखिए, सिविल सर्विसेज को लेकर के चूंकि दुनिया भर के मेंटर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, रील्स हैं, और उस पर लगातार लोग और एक अजीब सी चीज़ ये है कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो इस परीक्षा को इतना बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, इतना कठिन बता देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सफलता को बहुत एक्सेजरेट करना होता है, उन्हें बताना होता है कि मैंने बहुत मुश्किल काम किया। तो हम इस परीक्षा को इतना कठिन बना चुके हैं, इतना कठिन हम लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं कि जब वो लोग तैयारी करने आते हैं तो एक तो वो इतना सारा बोझ पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, उनके अंदर पहले से ही हीन भावना विकसित हो जाती है, उनको पहले दिन से ही समझ में आ जाता है कि अपन से हो तो नहीं पाना है लेकिन कोशिश करके देख रहे हैं। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप पहले दिन पहला कदम उठाने से पहले आपको पता है कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको नहीं पहुंच पाना है, ये बिल्कुल तय है। कॉन्फिडेंस पहली कड़ी है, और कॉन्फिडेंस के सबसे अच्छे तरीके या कॉन्फिडेंस गेन करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है वो ये होता है कि आप चीज़ों को डूएबल बना लीजिए। डूएबल बनाने का मतलब यह है कि मुझे एक एग्जाम देना है, उस एग्जाम के पेपर इजीली अवेलेबल हैं, आप उन पेपर को उठा करके देख लीजिए, आप अपने लेवल को समझ लीजिए, आप देख लीजिए कि आप में और पेपर के लेवल में क्या गैप है, और इस गैप को पूरा करने के लिए जो करने की जरूरत है वो क्या क्या है। अगर आपको वो चीज पता चल गई तो चीजें डूएबल लगेंगी, और अगर चीजें डूएबल लगेंगी तो फिर दुनिया की पूरी कायनात आपको डराने की कोशिश करे, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो लोग डरते वो हैं जो एक पेपर को देखने के बजाय दुनिया भर की सुनते हैं। आप पेपर को देखिए, एग्जाम को देखिए, और एक दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं कहूंगा, अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, बाहर के लोगों की आवाज, बाहर के लोगों का परसेप्शन। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सर जो कहते हैं कि जब वो टॉपर है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी 5 क्वालिटीज देखिए जो उस इंसान में नहीं है जो आप में है, और कुदरत ने, ईश्वर ने अगर कोई है तो उसने हमें बहुत नायाब बनाया है। हम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति में नहीं है। आप अपनी उन अच्छी चीजों पर भरोसा करिए, जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते को डूएबल बना लीजिए, दिमाग में क्लियर बना लीजिए कि ये चीज ऐसे ऐसे करने से हो जाती है, और जब एक बार आपके दिमाग में डूएबल हो गई उसके बाद पूरी दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा तो भी करके दिखाना होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा लक्ष्मी जी ने कहा कि बहुत सारा इस समय डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया कह लीजिए, डिजिटल मीडिया कह लीजिए, यहाँ जिस कॉन्फिडेंस से 5 मिनट में जानकारी दे दी जाती है वो लगती बहुत अच्छी है और होती भी अच्छी है, लेकिन वो कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है। जब एक साहब मोटिवेशनल मंत्र के साथ आते हैं और धारा प्रवाह AK-47 की तरह शब्दों की बौछार कर देते हैं, अपने आत्मविश्वास को खोइएगा मत, आगे बढ़िएगा, तरक्की करिएगा, पढ़ते चले जाइएगा, रुकिएगा मत, तो आपको लगता बड़ा अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब खत्म होता है वो सब कुछ तो आपको समझ ही नहीं आता कि इन्होंने कहा क्या है। इसी तरह UPSC के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें आत्मविश्वास के पर्वत की तरह आपको प्रवक्ता मिलेंगे, लेकिन कंटेंट कैसा है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, किसी की कहानी कोई दूसरा व्यक्ति उसे पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, हमें उतनी दिख ही नहीं रही है। हमें दिखता है इस बच्चे ने 1 साल तैयारी कर ली, इन टीचर से पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन हो गया, पर सच्चाई है कि उससे पहले उसने 20-25 साल क्या किया है वो हमें पता नहीं होता है। तो हर व्यक्ति की अपनी रणनीति है, आप अपनी रणनीति पर चलिए, बस आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भरोसा होता है तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है कि आपको भरोसा है कि नहीं है, क्योंकि आप अगर इस तरह की खबरों से भयभीत हो रहे हैं कि जब टॉपर का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा,
फिर वो तो उनका फला IAS या IPS का बेटा है, जब उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इसका मतलब है सर आपका कभी नहीं होगा, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं आपका नहीं होगा। आपको तो वहां से शुरू करना है कि किसी का भी हो ना हो, मेरा जरूर होगा। और मैं मेहनत के साथ, और आप देखेंगे अगर मैं लगातार वॉच करता हूं अखिल भारतीय सेवाओं के नतीजों को, तो मैं इसमें सामान्य वर्ग के उन बच्चों को बहुत तेजी से आगे आते हुए देख रहा हूं जिनका कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, उनके माता पिता बहुत बड़े पदों पर रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सर इसमें जो अफसरनामा की तरफ मैं फिर लौटता हूं कि इसमें जो हमने कुछ अधिकारियों से बात की जो बहुत सामान्य वर्गों से आते थे, उनके भीतर एक अदम्य ऊर्जा थी। जैसे मनोज शर्मा जी मध्य प्रदेश के ही हैं, 12th फेल वाली, जी 12th फेल वाली जो किताब है, अब वो दिल्ली में कोठियों में डॉग्स को घुमाने का, कुत्ते को घुमाने का काम करते थे जब वो कोचिंग के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि 300 रुपये मुझे एक कुत्ते को घुमाने के लिए मिलते थे और उससे मुझे किताबों की व्यवस्था हो जाती थी और कुछ पैसे मिल जाते थे, तो मैं 2-3 कोठियों से कुत्ते लेकर घुमाता था। लेकिन वहीं उनको प्रेम हो गया था, तो वो भी एक बड़ा एक कारण बना कि उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मुझे IPS बन के अखिल भारतीय सेवा में चयनित होकर, ये जज्बा कोई भी कारण हो, प्रेम हो, माता पिता के लिए सपनों को पूरा करना हो, अपने लिए करना हो, सोसाइटी के लिए करना हो, एक सॉलिड रीजन जरूर होना चाहिए आपके पास। क्या कहेंगे आप इस पर? सर मैं ये मानता हूं कि इतनी बड़ी परीक्षा बिना पैशन के तो आप नहीं निकाल सकते। मतलब जुनून तो चाहिए। इस परीक्षा में एक ही चीज होती है और वो जुनून होता है। और जब कई बार बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमें सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, हम कई बार दिन में टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी मूवी देख लेते हैं, कभी वेब सीरीज देखने लगते हैं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली तुम्हारे लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई जुनून नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तुम्हारे लिए टाइम पास है। कि जब और कोई चीज़ नहीं बची टाइम पास करने के लिए, तो चलिए किताबें खोल लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ ये है कि इसे मैं बहुत शुरुआत से लूँ कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर उसे ये समझ में आता है कि उसकी ज़िंदगी लंबी है, उसे लगभग 50-60 साल जीना है। उसे ये भी समझ में आने लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए है। उसे थोड़ा सा पहचान चाहिए, उसे थोड़ी सी अथॉरिटी चाहिए, उसे जो आसपास चीज़ें गलत हो रही हैं उसे बदलना है, उसे सुधारना है। तो जब उसे एक मोटिव मिल जाता है, अपनी लाइफ का मोटिव मिल जाता है, लाइफ के बारे में वो थोड़ा रियलिस्टिक सोचता है। और जो व्यक्ति थोड़ा हिम्मती होता है वो सबसे खुश नहीं हो जाता जो दुनिया उसे दे रही है, वो अपने लिए एक चीज़ चुन लेता है। बिल्कुल ठीक। और वो कोई भी कारण हो सकता है, वो उसके घर की परिस्थितियां हो सकती हैं, वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने उसे अपमानित किया हो, जिसने उसके ऊपर डाउट पैदा किया हो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। वो कोई भी मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन अगर एक चीज़ हमने सोच ली कि हमें चाहिए है, तो फिर हमें उसे रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर मैं ये कर गया तो मेरी लाइफ कितनी अलग होगी। लोग इतना ही रियलाइज़ नहीं कर पाते, इतना सपना नहीं देख पाते। मैंने अगर ये सोच लिया कि मुझे ये कार खरीदनी है, तो मैं 24 घंटे उस कार के सपने देखूं। जब मैं उस कार के सपने देखने लगता हूं तो मुझे उससे कम में कभी समझौता मैं कर ही नहीं सकता, उससे कम में मैं चैन से बैठ ही नहीं सकता। और जब उससे कम में चैन से मुझे नहीं बैठना है, तो फिर दुनिया मुझे मोटिवेट करने उसकी जरूरत नहीं है। फिर तो मुझे सोते जागते एक ही चीज दिखनी है। तो मुझे क्या जिंदगी चाहिए, इसका पागलपन आ जाना चाहिए। और वो पागलपन इसलिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं या तो आप अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोच लो, या फिर ये सोच लो कि क्या नहीं चाहिए। तो कई बार लोग डर के मारे बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं कि अगर ये नहीं किया तो मेरी जिंदगी इतनी बदतर हो जाएगी। तो मैं हमेशा प्रोजेक्शन कराता हूं कि 30 साल आगे का प्रोजेक्शन करो। 30 साल आगे तुम्हें कैसी जिंदगी जीना है। अगर तुम्हें ये वाली जिंदगी चाहिए और इससे कम में तुम्हें समझौता नहीं करना है, तो तुम्हें कोई भी कुछ भी चीज हो जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, देश में कुछ भी महामारी आ जाए, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तुम उससे कम में समझौता करना ही नहीं है। और या फिर डर जाओ कि अगर ये जिंदगी मिल गई तो कितना बदतर होगा। तो उस बदतर के डर से तुम बहुत अच्छी मेहनत करते जाओगे। मैं कहूंगा एक सपना जरूर देखिए जी, क्योंकि जीवन तो जीना है। 60-70 साल तो आपकी उम्र औसत होनी ही है, तो जीवन जीना ही है। उस जीवन को आप कैसे जीना चाहते हैं इसको जरूर सोचिए। 30-40 साल 50 साल का प्रोजेक्शन करिए, और जो जिंदगी आपको चाहिए है उस जिंदगी को एक बार आप ख्वाब में देख लीजिए, उसको दिमाग में ले आइए। और जब आप उस जिंदगी को दिमाग में जी लेंगे तो फिर उससे कम में समझौता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। फिर दुनिया के बाहर के लोगों का मोटिवेशन नहीं चाहिए पड़ेगा। फिर हमें ये नहीं चाहिए पड़ेगा कि मुझे कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। जैसे मनोज जी ने कुछ काम किए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं, होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लेकिन वो सिविल सर्विस क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनको जुनून क्लियर है। उन्हें पता है कि ये चीज मुझे चाहिए, वक्त लेगी कुछ भी। और अच्छा, जब मुझे ये पता होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज पता होती है कि मैं ये कर लूंगा। ये पहला बिलीव है। अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ
तो फिर मेरा बीच बीच में कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल, डिमांड हो आपने बहुत अच्छी बात कही। और मुझे मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया कि जब OTT कंटेंट अवेलेबल हुआ भारत में, तो उनका युवा पुत्र जो अब अखिल भारतीय सेवा क्लियर कर चुका है, वो दीवाना हो गया OTT कंटेंट का। और वो तमाम OTT कंटेंट पे जो भी कंटेंट था उसको बड़ा फ्रेश, नया, ताज़ा लगा। लेकिन फिर वो डरा एक दिन, उसके पिताजी से कन्वर्सेशन के दौरान उसने महसूस किया कि मैं कहाँ रहूंगा, ये सब देखूंगा, तो ये तो एडिक्शन हो गया मुझे जी। और फिर ये स्थिति थी कि वो कहते थे कि अगर हम न्यूज़ भी सुनते थे तो वो आगे तुरंत कहता था धीरे कर दीजिए, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जिस व्यक्ति को टेलीविजन का एडिक्शन था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने को डरा के भी चल सकते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए तो कि आज से 20 साल बाद आप कहाँ होंगे, आपकी जिंदगी क्या होगी, आपके पास क्या सुविधाएं होंगी। और देखिए, माफ कीजिएगा, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, अगर आपके पास पार नहीं है जी, शक्ति नहीं है, आप किसी ऐसे काम से नहीं जुड़े हैं जिस काम में कम से कम आपकी स्वीकार्यता है, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है, रिकॉग्निशन है, तो फिर आपका जीना जो है थोड़ा कठिन तो हो जाता है। और मानव जीवन और नॉर्मल पशु पक्षियों में यही तो फर्क है, यही फर्क है। खाते पीते सोते वो भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें खाने पीने के अलावा थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान भी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये ध्यान रखिए बहुत जरूरी कि आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं, भय भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ये अर्जुन ही थे जो युद्ध भूमि में कांप रहे थे, लेकिन अगर वो नहीं कांपते तो गीता जैसी अद्भुत पुस्तक इस ब्रह्मांड को नहीं मिलती, क्योंकि कृष्ण ने उनके डर को ही एड्रेस किया है वहां। और लक्ष्मी सर जैसे जो कृष्ण हैं, वो विद्यार्थियों के डर को भी एड्रेस करते हैं, उनके ओवर कॉन्फिडेंस को भी एडजस्ट करते हैं और उनके फियर को भी, उनके डर को भी, नेगेटिव डर को भी हटाने का काम करते हैं। सर, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ कि एक लेवल वो होता है जब आपको मजा आने लगता है। जी। अब आप बच्चा पढ़ने लगा, अब वो किताबों से आगे बढ़ने लगा, और इसी दौरान क्लास में भी उसकी रैंकिंग बढ़ रही है, टीचर्स फोकस कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इसको देखो, आया था तो कुछ नहीं मालूम था, आज इससे हिस्ट्री पूरी पूछ लो, 1000 साल का यूरोप इतिहास पूछ लो, भारत का, यूरोप का। लेकिन यही एक पल वो भी आता है कि आपका कहीं आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास के पाले में चला जाता है। इसको भी नियोजित करना, प्लान करना, संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब कभी एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहा है तो उसे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे किससे लड़ना है। हो सकता है उसको तलवारबाजी सीखनी थी और उसने तलवारबाजी इतनी सीख ली कि तलवार के अलावा उसको बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गया, और हो सकता है दुश्मन तलवार की जगह टैंक लेके आ जाए। तो हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी चीज़ में आपको बहुत मज़ा आने लगता है, आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वो किसी दूसरी चीज जो बहुत जरूरी चीज थी उसका टाइम आप इसमें खा रहे हो। क्या बात है, और इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और बैलेंस करने के लिए हमेशा बार बार मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा गाइड, सबसे बड़ा रियलिटी चेक जो होता है वो बार बार क्वेश्चन पेपर होता है। थोड़ा संक्षेप में बताइए। बार बार क्वेश्चन पेपर होता है। आप बार बार एग्जाम को देखिए और ये समझिए कि आप जो कर रहे हैं उसकी परीक्षा के लिए कितनी आवश्यकता होगी। और अगर मुझे मजा आ रहा है तो ये मजे के काम मैं बाद में कर लूंगा, मेरे लिए एग्जाम निकालना जरूरी है, और जो जरूरी कंपोनेंट है वो कहीं इसके चक्कर में छूट ना जाए। तो मजा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वो हर चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र इसलिए है कि ये वैसा ही है कि आपको किसी चीज में मजा आने लगता है तो आप उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, फिर उससे आपकी परेशानी बढ़ती है, चाहे वो आइसक्रीम हो, मिठाई हो, नमकीन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ भी स्टडी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसका बहुत ध्यान रखें कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि वो उनकी मुश्किल बढ़ा दे। अगर उनको हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स को ना छोड़ दें। बहुत अच्छा लगा फिर एक बार आपसे रूबरू होके, और इस कार्यक्रम में आपका मूल्यवान समय हम लेते रहेंगे। तो ये जो टिप्स हैं, इस कार्यक्रम को आप बहुत गौर से देखिए, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में रहते हैं उन्होंने उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से उनके प्रशिक्षक की भूमिका निभाने का प्रयास किया है और निभाते चले आए हैं। और अनेक विद्यार्थी अखिल भारतीय सेवाओं में या राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अपना परचम भी फहरा चुके हैं। तो नोटबुक लेकर बैठिए, टिप्स नोट करते चलिए और लगातार इस कार्यक्रम को देखिए और अपनी रिएक्शंस भी हमको भेजिए। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इस नंबर पर आप अपनी रिएक्शंस हमें भेज सकते हैं।
मेल आईडी भी हम आपको बताएंगे इसी कार्यक्रम के अंत में, जिसको आप देखेंगे और आप अपनी रिएक्शन हमें भेजेंगे। जाते जाते क्या गुरु मंत्र देते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना चाहिए। अगर हम लक्ष्य ऊंचा नहीं रखेंगे तो हम कैसे खुद को प्रेरित करेंगे? तो लक्ष्य तो मैं सभी युवाओं को, और स्पेशली आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, तो मैं युवतियों को भी बोलती हूँ कि लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए। उसमें ये है कि हमें अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। अगली बार एक और सब्जेक्ट लेकर आपसे उपस्थित होंगे। नमस्कार।